अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ये सीरीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस पढ़ने से पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन देखना ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलने के लिए, किस तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। इस डायग्राम के अंदर एक जनरल सा कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है कि डिफरेंट किस्म के जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपके पास सीपीयू है, डिस्क कंट्रोलर है जो कि डिस्क को कंट्रोल कर रहा है, सीपीयू आपका जनरल पर्पस प्रोसेसर है। उसके बाद डिस्क है, माउस है, कीबोर्ड है, आईओ डिवाइसेस जिसको हम कह सकते हैं, और मेन मेमोरी है। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि हर जो है आईओ डिवाइसेस, हर आईओ डिवाइस कनेक्ट है एक कंट्रोलर के थ्रू बस के साथ। यहाँ पे ये यूएसबी कंट्रोलर जिस पे आप माउस कीबोर्ड आप देखते हैं, आपके सिस्टम के ऊपर एक यूएसबी पोर्ट बनी होती है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड को, माउस को, और दूसरी ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है प्रिंटर को, और ग्राफिक अडाप्टर मॉनिटर के लिए कंट्रोलर है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट के लिए एक इंडिविजुअल कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर के थ्रू आप कनेक्टेड होते हैं सिस्टम बस के साथ, और सिस्टम बस आगे और ये सारी के सारे कंपोनेंट्स शेयर कर रहे होते हैं मेन मेमोरी को। यानी कि सीपीयू भी आपका इसी सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड है, और बाकी के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो वाया कंट्रोलर आपके मेन बस के साथ कनेक्टेड हैं। कंट्रोलर का फंक्शन यहाँ पे नाम से ही ज़ाहिर है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल करना है। हर कंट्रोलर का अपना एक लोकल बफर होता है। सपोज़ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ कि हर कंट्रोलर के अंदर एक लोकल बफर होगा छोटा सा, जिसके अंदर हम डाटा जो आपने रैम से डाटा इस पर्टिकुलर जहाँ से सीपीयू डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है रैम से या रजिस्टर से डिस्क की तरफ, या रजिस्टर रैम से इन कंपोनेंट्स की तरफ, और इन कंपोनेंट्स से आपके रैम की तरफ। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक टास्क है कि सीपीयू ने कीबोर्ड से डाटा रीड करना है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पे हर एक कंपोनेंट के लिए, सपोज मैं यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम ड्रा कर देता हूँ जो कि इस मेमोरी के अंदर वैसे तो रिजाइड करेगा। हम एक बॉक्स बना देते हैं कि ये एक ओएस है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है रैम के अंदर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पे क्या होगा, आपका हर डिवाइस के लिए, हर कंपोनेंट के लिए एक ड्राइवर एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप जनरली आजकल तो ड्राइवर खुद ही इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर देखते हैं कि जब आप कोई नई यूएसबी या नया माउस पहली दफ़ा कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, तो ऊपर एक मैसेज आता है कि डिवाइस ड्राइवर्स आर इंस्टॉलिंग, ठीक है जी, या यूएसबी अटैच करते हैं तो उसमें तो हर एक कंपोनेंट के लिए उस डिवाइस या उस पेरिफेरल डिवाइस या कंपोनेंट के एंड पे कंट्रोलर होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पे उसका एक ड्राइवर होता है। अब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सपोज हम कहते हैं कि अगर आपने, जैसे हम कीबोर्ड से डाटा रीड करने की बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पे एक ड्राइवर होगा। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ड्राइवर इज़ अ स्मॉल सॉफ्टवेयर विच कैन कंट्रोल द पर्टिकुलर कंपोनेंट्स या डिवाइस। तो अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड का एक ड्राइवर होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जब भी कीबोर्ड से बात करनी है तो कीबोर्ड से बात करने के लिए
आपका उधर से कंट्रोलर कीबोर्ड वाला, यहाँ पे यूएसबी कंट्रोलर है तो डेफिनेटली, अगर वो दूसरा गोल सी पोर्ट आपने देखी होगी कीबोर्ड की, अगर वो वाली पोर्ट है तो डेफिनेटली कीबोर्ड का अलग से कंट्रोलर ये बात कर रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के में ड्राइवर से। ठीक है जी। अब ड्राइवर सपोज जब सीपीयू कहता है कि कीबोर्ड से कोई करैक्टर रीड करना है या कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेनी है, तो डेफिनेटली ये मैसेज कंट्रोलर को जाएगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है ड्राइवर इसको कंट्रोलर तक मैसेज भेजेगा कि कीबोर्ड से कोई की रीड करनी है। कीबोर्ड से डेफिनेटली जो भी आपकी की आएगी वो कोड होके कंट्रोलर के यहाँ पे एक छोटा बफर बना होगा कंट्रोलर के अंदर, उस बफर में स्टोर होगी। ठीक है जी। उस बफर से फिर डाटा उठ के आपका इस रैम में लोड होगा या रजिस्टर के अंदर लोड होगा सीपीयू के अंदर, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। तो इस एक डायग्राम के थ्रू सिर्फ बताने का मकसद यही है कि हर कंपोनेंट का एक कंट्रोलर होता है, वो कंट्रोलर बस से के साथ कनेक्टेड है, वही बस जो सिस्टम बस है मेन बस, वही आपकी मेमोरी के साथ कनेक्टेड है। सीपीयू ने जब भी किसी कंपोनेंट्स को डाटा देना है या डाटा लेना है या फंक्शन परफॉर्म करवाना है या किसी की तरफ से आई हुई रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है, तो वो क्या कंट्रोलर के थ्रू जाएगी और उस कंट्रोलर की बातचीत हो रही होगी आगे और डिवाइस ड्राइवर के साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली ये वाली चीज़ में काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है कि सारे कंपोनेंट्स को, हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या रहा जी कि वन और मोर सीपीयूज डिवाइस कंट्रोलर्स कनेक्ट थ्रू कॉमन बस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी तक आप एक कॉमन बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयूज एंड डिवाइस कंपीटिंग फॉर द मेमोरी साइकिल। आपके ये कंट्रोलर और सीपीयू की जो एक वक्त में पैरेलल चल रहे होते हैं, तो वो कहता है सिस्टम बस के थ्रू ही वो मेमोरी के साइकिल्स के लिए compete करते हैं। और डेफिनेटली ये वाला कंपटीशन, ये वाली एक्सेस की मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। मैं बार बार अपने ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाते हुए बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम को इसीलिए ला रहा हूँ ताकि हमारा फोकस रहे कि हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की रोल पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़ना चाह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, कहाँ पे कंप्यूटर के लिए रिक्वायर्ड होता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस जी, जहाँ पहले हमने कंप्यूटर का एक ऑर्गेनाइजेशन देखी, आईओ डिवाइसेस एंड द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। एक वक्त में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स और ऑपरेटिंग सॉरी आईओ डिवाइसेस चल सकती हैं। मींस कि आप प्रिंटर पे प्रिंट की कमांड दे दें और सपोज वो 100 पेजेस की है, तो वो अपने कंट्रोलर के थ्रू प्रिंटर कंट्रोल होगा और वो चलता रहेगा। मीनवाइल आपका प्रोसेसर आइडल नहीं बैठता, वो दूसरे फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। या सपोज मैं कहूँ कि हमने कोई एक टास्क सीपीयू पे लगाया और साथ में कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते जा रहे हैं, तो डाटा हम एंटर करते रहेंगे कि आईओ डिवाइस और सीपीयू दोनों कंकरेंटली चल रहे होंगे। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। जैसे मैंने पहले बात की कि हर डिवाइस का जो कंट्रोलर होता है वो एक पर्टिकुलर डिवाइस टाइप को डील करता है। ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज़ ए लोकल बफर। मैं पिछली स्लाइड में जिक्र कर चुका हूँ कि हर एक का अपना लोकल बफर होता है जहाँ पे वो वाला डाटा स्टोर किया जाता है जो उस पर्टिकुलर डिवाइस से मेमोरी तक जाना है या मेमोरी से डिवाइस तक आना है या डिवाइस से रजिस्टर्स तक जाना है, व्हाटएवर। तो उसके लिए अपना एक लोकल बफर हर कंपोनेंट के अंदर होता है। ईच हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स टू मैनेज इट। पहले हम बात कर चुके। सीपीयू मूव्स डाटा फ्रॉम टू मेन मेमोरी टू फ्रॉम लोकल बफर्स। मेमोरी और बफर्स के दरमियान सीपीयू डाटा को मूव करता है। आईओ इज फ्रॉम द डिवाइस टू लोकल बफर ऑफ controller. Device controller informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt. The very interesting concept is the interrupt. कि कोई कंट्रोलर सपोज जैसे हम पहले एग्जांपल में बात कर रहे थे कि अगर कीबोर्ड से डाटा रीड करना है तो कंट्रोलर करेगा कीबोर्ड से जो भी की ली उसको बफर में स्टोर किया, फिर उसको आगे मेमोरी में लोड, मेमोरी के लिए अवेलेबल डाटा होगा। तो अब कंट्रोलर
कैसे बताएगा सीपीयू को कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है? इसके लिए वो इंटरप्ट्स जनरेट करता है। अब लफ्ज़ इंटरप्ट, जैसे हम इंटरप्शन कहते हैं कि पहले से कोई बंदा को काम कर रहा हो तो उसको जाके कोई दूसरा बंदा इंटरप्ट कर दे, हम कहते हैं जी उसने इसको इंटरप्ट कर दिया। सपोज़ सामने ये आपका एक प्रोसेसर है, ठीक है जी, ये प्रोसेसर पी है। अब प्रोसेसर पी कोई टास्क वन टी, सपोज़ इसके अंदर टास्क T1 चल रहा था और उस पर वो प्रोसेसर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा था। हुआ क्या कि T2 ने इंटरप्ट किया, कोई दूसरा प्रोसेसर है, या सपोज़ आप कहें कि कीबोर्ड आपका डिटैच हो गया है, या आप यूँ कहें कि हार्ड ड्राइव आपकी काम करना छोड़ गई है, तो हार्डवेयर से एक इंटरप्ट जनरेट होगी। डेफिनेटली प्रोसेसर को आपने बताना है कि हार्ड ड्राइव काम नहीं कर रही, या आपका जो प्रिंटर को आपने मैसेज भेजा था आगे से प्रिंटर ऑफलाइन है, या प्रिंटर प्रिंट करते करते बंद हो गया, तो ठीक है जी, तो वहाँ से कंट्रोलर से एक इंटरप्ट आएगी, ठीक है, जिसको हम सपोज उस टास्क को हम कह देते हैं टी टू जो कि किसी दूसरे हार्ड ड्राइव में था। वहाँ से आपको एक इंटरप्ट आएगी इस प्रोसेसर की तरफ, जो कि उसको बताएगी, जैसे हमने पहले बात की कि अगर कीबोर्ड से डाटा रीड कर रहे हैं तो कीबोर्ड का कंट्रोलर इसको इंटरप्ट देगा। बेसिकली होगा क्या कि प्रोसेसर पी पहले T1 टास्क पे काम कर रहा था, उसी दौरान T2 टास्क ने अपनी कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को भेजी। हमने कहा ये थ्रू इंटरप्ट उसने प्रोसेसर को बताया है कि मैंने अपना काम कर लिया है, नाउ यू कैन पिक द डेटा फ्रॉम द रैम और द फ्रॉम द रजिस्टर या वट एवर, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इंटरप्ट क्या चीज़ है। इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है प्रोसेसर से किसी डिवाइस कंट्रोलर की तरफ या किसी हार्ड ड्राइव की तरफ, और किसी डिवाइस की तरफ या डिवाइस से टूवर्ड्स द प्रोसेसर। कॉमन फंक्शंस ऑफ द इंटरप्ट, इंटरप्ट क्या करती है, किस तरह से काम करती है, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से और ऑपरेटिंग सिस्टम का अमल दखल कहाँ कहाँ पे होता है। Interrupt transfer control to the interrupt service routine generally through the interrupt vector which contains the address of all the service routines। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे दूं कि सपोज ये आपके पास एक रैम है, ठीक है जी। अब इस रैम का कुछ पोर्शन जो होता है उसमें इंटरप्ट वेक्टर से मुराद है कि एक एरे होगी। सपोज उसके अंदर हर उसके अंदर हर इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एक पॉइंटर पड़ा होगा। पॉइंटर से मुराद उसमें एक एड्रेस पड़ा होगा उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का। सपोज हम कहते हैं कि जी ये वाला जो बाइट है एड्रेस है, ये वाला इसका इस वाले बाइट का एड्रेस है जी सपोज 1000 ठीक है जी। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि ये इंटरप्ट वेक्टर है। इंटरप्ट वेक्टर से मुराद कि इतने पोर्शन के अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर आपके पॉइंटर्स पड़े हुए हैं इन इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स के, जहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है। अब एड्रेस 1001 पे एक फंक्शन पड़ा हुआ है, एक सर्विस रूटीन पड़ी हुई है जो कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो एरर को हैंडल करती है। यानी कि अगर यूज़र ने कोई ऐसा प्रोग्राम दिया या ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जिसमें डिवाइडेड बाय ज़ीरो है तो डेफिनेटली आपकी उसके अगेंस्ट एक एरर जनरेट होगा। तो वो इंस्ट्रक्शन आपकी इस रैम के अंदर इस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये इस वाले एड्रेस के अगेंस्ट आपका वेक्टर इंटरप्ट वेक्टर वाले पोर्शन में एक वेक्टर पड़ा होगा। सपोज आप कहते हैं वेक्टर वेक्टर 4, उसके अंदर आप उस वाले पोर्शन में इस सर्विस रूटीन का एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो वाली सर्विस रूटीन है। यानी कि वेक्टर नंबर 4 पे एड्रेस क्या पड़ा होगा,
10001, ठीक है जी, विच इज द एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन विच डील्स विद द एरर ऑफ डिवीजन बाय जीरो। तो होगा क्या कि जैसे ही आपकी इंटरप्ट जनरेट होगी, अब आप इस स्टेटमेंट की तरफ अगर गौर करें तो इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जनरली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर, कि आपका जैसे ही एक ये तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है डिवाइडेड बाय ज़ीरो, हार्डवेयर के फेलियर की कोई इंटरप्ट हो सकती है किसी और एड्रेस पे पड़ी हुई। अभी हम इस पे बात कर लेते हैं, जैसे ही डिवाइडेड बाय ज़ीरो का एरर आया तो वहाँ से इंटरप्ट वेक्टर को देखा गया कि किस वो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम को इस चीज़ का पता है कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो वाला जो सर्विस रूटीन है उसका एड्रेस किस वेक्टर पे पड़ा हुआ। उसने कहा जी ये 4 नंबर वेक्टर पे ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ से आप मूव करेंगे उस एड्रेस के ऊपर, ठीक है जी, उस एड्रेस के अंदर वो वाली सर्विस रूटीन पड़ी होगी या वो वाला फंक्शन पड़ा होगा जो डील कर रहा होगा अगेंस्ट द एरर ऑफ डिवीजन बाय ज़ीरो। उसका मैसेज देना है या एप्लीकेशन को बंद करना या वाट एवर, वो सर्विस रूटीन आपकी यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास वेक्टर्स के अंदर एड्रेस पड़े हुए हैं डिफरेंट इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स के। सिंपली सीपीयू क्या करता है, किसी इंटरप्ट के अगेंस्ट वो वाला वेक्टर ढूंढता है और उस वेक्टर के अगेंस्ट आपकी सर्विस रूटीन पड़ी होती है। और प्लीज़ कीप इन माइंड all these service routines are kept in the operating system kernel, और ये वेक्टर भी आपका यहाँ पे उस पर्टिकुलर सर्विस रूटीन के अगेंस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ये अब इस यहाँ पे अगर आप आए इस टेक्स्ट को पढ़ें कि विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ऑल द सर्विस रूटीन्स, इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे इंटरप्टेड ये कह रहा है कि जब आपकी इंटरप्ट जनरेट होती है तो डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बात की कि प्रोसेसर पी T1 पे काम कर रहा था, अब अगर टास्क T2 की तरफ से कोई इंटरप्ट आई है तो उसको T1 का स्टेटस सेव करना चाहिए कि वो कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इंटरप्ट को एंटरटेन करने के बाद वापस आए सीपीयू तो उसको पता हो कि मेरा जो पहला प्रोसेसर था वो कहाँ से चल रहा था और कहाँ से रीस्टार्ट करना है। A trap or exception is a software generated interrupt caused either by an error or a user request। जैसे मैं अभी बात कर रहा था पहले कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो, इसको हम ट्रैप कहते हैं या एक्सेप्शन कहते हैं। ये ऐसी इंटरप्ट होती है जो कि सॉफ्टवेयर से जनरेट की जाती है और हार्डवेयर से भी आपकी एक इंटरप्ट जनरेट की जा सकती है। सपोज़ आप कीबोर्ड से कोई मैं मिसाल देता हूँ कि आपका एक प्रोग्राम प्रॉपरली चल रहा है, आपने कीबोर्ड से की प्रेस कर दिया Alt+F4, तो यहाँ पे इंटरप्ट आपकी डेफिनेटली हार्ड ड्राइव की तरफ से आ रही है और वो आपको आगे उसी की रिलेटेड सर्विस रूटीन चलाएगी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स को लेके चलता है, डिफरेंट किस्म की इंटरप्ट्स को यूज़ करता है टू कंट्रोल द हार्डवेयर और टू रिस्पॉन्ड एनी इवेंट इन द हार्डवेयर और इन द सॉफ्टवेयर। Interrupt handling. The operating system preserves the state of the CPU by storing the registered and the program counter। आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में प्रोग्राम काउंटर के बारे में या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में पढ़ा होगा कि प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर्स है जिसके अंदर आपकी नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होता है। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो सभी पहले सीपीयू के रजिस्टर में डेफिनेटली वही वाली इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है जो एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो उस वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है उसको प्रिजर्व कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब इंटरप्ट हैंडल होने के बाद वापस आया जाए तो आपके पास पहले टास्क का एड्रेस पड़ा हो। डिटरमिन्स विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज़ अकर्ड। किस तरह की इंटरप्ट अकर हुई है, कौन सा इसके अगेंस्ट आपका वेक्टर है, कौन सा पॉइंटर है। Separate segments of code determine what action should be taken for each type of the interrupts। जो कोड है वो डिसाइड करता है कि इसके अगेंस्ट किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंटरप्ट ड्रिवन आयो साइकिल दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम के अंदर। इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखें
तो स्टेप 1 में क्या है जी, डिवाइस ड्राइवर इनिशियलाइज आयो, कि आपका जो किसी आयो की ज़रूरत पड़ी, प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी, कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ी या हार्ड ड्राइव की ज़रूरत पड़ी, तो उसका जो ड्राइवर था, जो कि जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट हो सकता है, उस ड्राइवर ने क्या किया कि एक आयो रिक्वेस्ट इनिशिएट की है कि आयो चाहिए। तो स्टेप 2 पे आयो के कंट्रोलर ने, यहाँ पे अगर आप देखें, जब मैं वैसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में बात कर चुका हूँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आयो का कंट्रोलर है, आयो के कंट्रोलर ने इनिशिएट की है आयो, ठीक है। उसने अपनी जो भी आयो डिवाइस थी उससे रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स लिया है। इनपुट रेडी, आउटपुट कंप्लीट आर एरर जनरेट्स इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है जी। तो यहाँ पे सपोज अगर उसने कीबोर्ड से इनपुट मांग ली थी, तो कंट्रोलर ने एक अब इंटरप्ट जनरेट करनी कि जो तुमने इनपुट मांगी थी वो मेरे पास बफर में आ चुकी है, वो रेडी है। या आउटपुट के लिए कहा गया था, तो कंट्रोलर ने कहा कि आपने ये वाली एक स्ट्रिंग दी थी स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए, तो वो स्क्रीन पे अभी मैंने शो करा दी हुई है, लिहाजा आपकी आयो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आर एरर जनरेट्स इंटरप्ट सिग्नल, या फिर कोई एरर आ गया और उसने एक इंटरप्ट का सिग्नल जनरेट कर दिया। और फोर्थ स्टेप पे आपके CPU रिसीविंग इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट हैंडलर। जैसे ही CPU के पास आपका इंटरप्ट आई है, तो उसने क्या किया, इंटरप्ट हैंडलर को कंट्रोल दे दिया। जो भी उसके पास पहला प्रोसेस चल रहा था उसको डेफिनेटली इंटरप्ट करेगा, और इंटरप्ट हैंडलर यहाँ पे आपका जाग जाएगा। इंटरप्ट हैंडलर प्रोसेसेस डाटा रिटर्न फ्रॉम द इंटरप्ट। तो उसने क्या किया, जो भी इंटरप्ट के अगेंस्ट रिक्वायर्ड था, इंटरप्ट हैंडलर ने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पर्टिकुलर रिलेटेड वेक्टर के थ्रू और रिलेटेड सर्विस रूटीन के थ्रू इंटरप्ट हैंडलर ने डाटा को प्रोसेस किया और इंटरप्ट से वापस CPU को के पास आ गए। CPU रिज्यूम प्रोसेसिंग ऑफ इंटरप्टेड टास्क। जो T1 टास्क इंटरप्ट किया गया था, CPU ने क्या किया, उसको दोबारा से जिस स्टेट पे छोड़ा था वहाँ से रिज्यूम हो गया, वहाँ से दोबारा रीस्टार्ट कर दिया गया। और यहाँ पे 7 स्टेप पे दोबारा फर्दर अगर किसी कोई आयो रिक्वेस्ट आती है तो वो आपकी इनिशिएट होगी। तो इस डायग्राम से आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एक आयो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, आइदर इट इज़ द इनपुट taken from the keyboard or some message printing on the output device printing। तो इस उसका पूरा साइकिल किस तरह से इंटरप्ट्स के थ्रू किस तरह से आपका चलता है, ये हम डिटेल के साथ नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ेंगे। अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सारों का आइडिया लेना है। IO structures, two methods for handling IO structures. After IO starts, control returns to the user program only upon IO completion. एक टेक्निक तो ये है कि जब IO स्टार्ट हो जाए तो कंकरेंट न चले CPU, उस प्रोसेसर आइडल बैठ जाए, जब तक IO कंप्लीट होती है तब दोबारा टास्क स्टार्ट किया जाए। आफ्टर IO starts, control returns to the user program without waiting for IO completion। कि यूज़र प्रोग्राम में कंट्रोल्स वापस आ जाए, और सपोज़ अगर ये वाला प्रोग्राम आयो के वेट में है तो कोई दूसरा पर्टिकुलर प्रोग्राम चला लिया जाए। तो दूसरा मेथड ये हो सकता है, आफ्टर आयो स्टार्ट जो पहली टेक्निक है उसके अंदर, तो पहले मेथड में आफ्टर आयो स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन आयो कंप्लीशन। वेट इंस्ट्रक्शन आइडल्स द CPU until the next interrupt। क्या आपका CPU आइडल बैठ जाता है जहां तक कि कोई नेक्स्ट इंटरप्ट आपकी जनरेट नहीं होती। एट मोस्ट वन IO रिक्वेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट द टाइम, नो सिमल्टेनियस IO प्रोसेसिंग। अब दूसरा मेथड जो है, आफ्टर IO स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर IO कंप्लीशन। इसमें डेफिनेटली आपकी सिस्टम कॉल है जो कि रिक्वेस्ट टू द OS टू अलाउ यूजर टू वेट फॉर IO कंप्लीशन, कि आपके सिस्टम कॉल्स के थ्रू आप यूज़र को वेट पे डालते हो, कोई दूसरा आपका जो प्रोसेस है उसको चलाते हो। डिवाइस स्टेटस टेबल कंटेन्स एंट्री फॉर ईच IO डिवाइस इंडिकेटिंग इट्स टाइप, एड्रेस एंड द स्टेट। इस IO
स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक डिवाइस स्टेटस टेबल एग्जिस्ट करता है, जो कि आपको हर आयो की एंट्रीज 3 तरह की जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, उसकी आयो की टाइप क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसकी स्टेट क्या है। OS indexes into IO device table to determine device status and to modify table entry into to include in drops. यहाँ पे OS का अमल दखल दिखाया गया है कि OS इस टेबल के अंदर एंट्री को इंडेक्सेस को देखता है कि किस तरह से आयो को मैनेज किया जा सकता है। तो आयो के यहाँ पे ये सब कुछ बताने का मकसद यही है कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट किस्म के टेबल्स को यूज़ करके, डिफरेंट किस्म के पॉइंटर्स को यूज़ करके, सिस्टम कॉल्स को यूज़ करके, ठीक है, आपकी आयो के तमाम तर साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।